माननीय महाराज जी को सादर प्रणाम। माननीय महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से सांसद का टिकट देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे ऊपर पार्टी भरोसा की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भरोसा करके और लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हमको घोषित किए हैं। क्योंकि मोदी जी के गारंटी पर लोगों का भी भरोसा है और मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी बहुत बारीकी से सब चीज़ को ध्यान देते हैं कि यहाँ के विकास के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके हम जिम्मेदारी के साथ उस काम को करेंगे। महाराज जी, आप 2 बार विधायक रहे हैं, संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, समाज के लिए बहुत बड़े-बड़े कार्य किए हैं। अब आप सीधे दिल्ली सांसद भवन में बैठेंगे, तो केंद्र सरकार से जनता की जो आशाएँ होती हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से एक कड़ी के रूप में काम कर सकते हैं? मैं जो भी जिम्मेदारी मिला है मेरे को 2004 से 8 तक संस्कृत के लिए काम करने का भी जिम्मेदारी मिला था। संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष मेरे को बनाया गया था। मैं उस समय संस्कृत के लिए अपने को जितना बन पड़ा हम उसके लिए काम किए। सामान्य विद्यालयों में 8वीं के बाद 9वीं में जब छात्राएं जाती हैं तो उनको निःशुल्क सरस्वती साइकिल का वितरण होता था। क्योंकि जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं सभी प्राइवेट हैं, तो वहाँ के पढ़ने वाले जो छात्राएं हैं उनको कोई भी इस तरह का शासकीय सुविधा नहीं मिलता था। हमारा अध्यक्ष बनने के बाद उनको निःशुल्क सरस्वती साइकिल भी वितरण होने लगा, उनको गणवेश भी मिलने लगा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी मिलने लगा। इस बात को बताने का आशय मेरा ये है कि जो भी जिम्मेदारी मिलता है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं ईमानदारी से निभाऊँ और उस काम को आगे बढ़ाऊँ। उसके साथ साथ 2 बार विधायक रहने का भी मौका मिला और हमारा ऐसा प्रयास रहा कि हम लोगों के हर दुख सुख में खड़े रहें और उनका जो भी समस्या हो उसका निराकरण करें, क्षेत्र के विकास के लिए जो आवश्यक है उन कामों को करें। ये मेरे ध्यान में था और मैं अपने समय में प्रयास किया कि जो भी काम हो उसको मैं अच्छा से कर सकूं और किया भी। तो उसके लिए काफ़ी लोग धन्यवाद भी दिए और अभी भी लोग साथ में हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर कोई जिम्मेदारी मिला है, हमको उस लायक जनता बनाया है, तो हम उनके हर कामों को ईमानदारी से हम कर सकें, इसके लिए हमारा कोशिश रहता है और जितना बना हम किए। महाराज जी, रौनियार समाज के लोगों की संख्या आपके संसदीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। विधायकी कार्यकाल में भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो रौनियार समाज के सभी साथी भाइयों के लिए, वोटर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रौनियार समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो बुद्धिजीवी समाज है। तो किसको देने से लाभ होगा या सरकार बन पाएगा उस चीज़ का ज्ञान होता है, उस आधार पर उन लोग वोटिंग करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ और अभी पुनः लोकसभा का चुनाव है और मेरे को ऐसा लगता है कि वो समाज, रौनियार समाज हमको भी पूरा समर्थन करेगा और उनका जो भी काम होगा मेरे लायक उस कामों को मैं ईमानदारी से करूँगा। अभी समाज के लोगों से चर्चा नहीं हो पाया है किन किन मुद्दों पर हमको बात करना चाहिए। उनसे चर्चा उपरांत जो भी विषय आएगा मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ समाज के साथ खड़ा रहूँगा। महाराज जी, 2012 में रौनियार समाज को राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, लेकिन केंद्र स्तर पर अभी भी रौनियार समाज शामिल नहीं है। समाज की सबसे बड़ी अपेक्षा यही रहेगी कि आपके नेतृत्व में रौनियार समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। इस विषय पर आपके तरफ से क्या सहयोग और क्या पहल होगी? इसमें अगर राज्य सरकार अपने तरफ से पिछड़ा वर्ग की सूची में अगर शामिल किया है
और केंद्र में अगर नहीं हो पाया है तो किन कारणों से नहीं हो पाया है, उन कारणों को जान करके, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको जो राज्य सरकार किया है उसको हम आगे बढ़ाएं और केंद्र से समाज को जो लाभ मिलना चाहिए उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हम समाज के साथ खड़े हैं, ये हम आश्वस्त कर सकते हैं। महाराज जी, आपके संसदीय क्षेत्र के लगभग सभी ब्लॉक में, सभी गांव में रौनियार समाज के लोग निवास करते हैं। संख्या भी उनकी काफी ज्यादा है। समाज के लोगों का एक सपना है कि संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में शासन की तरफ से समाज को भूमि आवंटित कर भवन का निर्माण किया जाए। इस दिशा में आपसे बहुत सहयोग की अपेक्षा है। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे एक विषय बता दूं, लेकिन इस बात को बोलने से कई लोगों को लगता है कि ये बहाना कर रहा है। मैं 2 बार विधायक रहा, लेकिन घोषणा कभी नहीं किया, और मैं देखा जो दूसरे लोग घोषणा की वो काम कभी पूरा भी नहीं हुआ। मेरे पास जो भी विषय आता था मैं उनको ज़रूर ये बोलता था कि मैं आपका विषय मेरे ध्यान में आ गया है और मेरा कोशिश रहेगा काम हो जाए। तो ठीक उसी तरह आपको भी मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब हम सांसद बन जाएंगे तो समाज के लिए जो आवश्यक है वो मेरे ध्यान में रहेगा और हमारा कोशिश रहेगा कि समाज के अनुरूप हम काम कर सकेंगे। महाराज जी, और कोई ऐसा संदेश या विचार जो आप जनता को देना चाहते हैं, जो आज की चर्चा में ना आ पाया हो? अभी तो चुनाव का समय है और अभी इस चुनाव में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है, देश हित में और समाज हित में और सनातन के हित में। आज मोदी जी के आने से भारत जो एक विश्व गुरु की श्रेणी में था, पुनः विश्व गुरु की दिशा में अग्रसर भारत हो रहा है, और उसके लिए हम सभी सनातनियों का कर्तव्य होना चाहिए कि हम तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं। राजकाज होता रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसमें किसी प्रकार का आघात न हो। मैं जनता से यही आग्रह करूंगा कि सभी, अभी हमारे यहाँ 7 मई को चुनाव होना है, उसमें कमल फूल छाप में वोट दे करके यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में आप सब हमको दिल्ली भेजेंगे, और आप लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर मैं वहाँ जा कर के मोदी जी को एक वोट दे करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए जो हमारा प्रयास है उस पर हम सफल हो पाएँ। तो उसके लिए 7 तारीख को सभी से मेरा आग्रह होगा, जो भी मेरे बातों को सुन पा रहे हैं, सभी ये हम चुनाव लड़ रहे हैं इस भावना से काम करें और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाएं और सनातन धर्म का रक्षा का वो प्रतिनिधित्व करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधित्व करें। यही आग्रह मेरा है, और इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपने बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने हमसे बातचीत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सादर प्रणाम।